हेलो बच्चों, आज हम पाठ 9 गुप्तकाल इस चैप्टर को पढ़ेंगे। चलिए शुरू करते हैं। गुप्त काल में मेनली हम कुषाण के बाद एक नए वंश का उदय हुआ था और उस वंश का क्या नाम था? गुप्त वंश था। दिल्ली में स्थित मेहरौली लौह स्तंभ में चंद्र नामक के शासक की विजयों का वर्णन है और इस चंद्र नामक की पहचान इतिहासकार गुप्त वंश के शासक जो थे चंद्रगुप्त द्वितीय से करते हैं। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आज के लगभग 16 साल बीत जाने के बाद भी इस लौह स्तंभ में जंग नहीं लगा है और इससे गुप्त काल की उन्नत प्रौद्योगिकी का पता चलता है। तो कुषाणों के पश्चात एक नए वंश का उदय हुआ और यह राजवंश गुप्त वंश के नाम से जाना जाता है। गुप्त साम्राज्य जो था वह भारत में लगभग 319 ईस्वी में स्थापित हुआ। इस राजवंश ने भारत के विशाल भूभाग पर लगभग 200 वर्षों तक 2 वर्षों से भी अधिक समय तक शासन किया। गुप्त वंश जो था इसमें गुप्त सम्राटों ने विशाल साम्राज्य स्थापित कर केंद्र शक्ति को सुदृढ़ किया। गुप्त शासकों ने व्यापार, साहित्य, कला, स्थापत्य, विज्ञान एवं तकनीकी के विकास को बहुत प्रोत्साहित किया। गुप्त काल में देश धन धान्य से पूर्ण था, इसीलिए गुप्त काल को भारत का क्या कहा जाता था? स्वर्ण काल कहा जाता था। गुप्त वंश, गुप्त वंशावली में प्रथम शासक जो थे उनका नाम क्या था? श्रीगुप्त, और जो द्वितीय शासक थे उनका नाम था घटोत्कच। ये दोनों प्रभावहीन शासक थे। इस वंश के प्रथम शक्तिशाली जो शासक थे वो कौन थे? चंद्रगुप्त प्रथम। इन्होंने महाराजा अधिराज की उपाधि धारण की। चंद्रगुप्त प्रथम ने ही गुप्त संवत चलाया। तो गुप्त संवत किसने चलाया? क्या नाम था उनका? चंद्रगुप्त प्रथम। और इनकी रानी का नाम क्या था? कुमार देवी था, जो लिच्छवी गणराज्य की राजकुमारी थी। इस वैवाहिक संबंध ने गुप्त सत्ता के विस्तार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। अब हम इनके पुत्र समुद्रगुप्त के बारे में पढ़ेंगे। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद उसका पुत्र समुद्रगुप्त शासक बना। समुद्रगुप्त भी जो था वह महान विजेता था। उसे कभी भी पराजय का सामना नहीं करना पड़ा। पश्चिमी इतिहासकारों ने समुद्रगुप्त की तुलना किससे की है? नेपोलियन से की है। समुद्रगुप्त ने आर्यवर्त के 9 शासकों को पराजित कर उनके राज्यों को अपने साम्राज्य में मिला लिया, जबकि दक्षिणापथ के 12 राज्यों को जीतने के बाद उसने उपहार कर प्राप्त कर मुक्त कर दिया। विजय प्राप्त करने के बाद समुद्रगुप्त ने अश्वमेध यज्ञ किया तथा अश्वमेध घोड़ा जो है वह इसके अंकित मुद्रा को चलाया। समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन जो है वह प्रयाग प्रशस्ति में मिलता है। प्रयाग प्रशस्ति की रचना समुद्रगुप्त के दरबारी कवि हरिसेन ने की थी, जो कि इलाहाबाद जो वर्तमान प्रयागराज स्थित अशोक स्तंभ पर उत्कीर्ण है। इसके आगे यहाँ पर एक मैप दी हुई है जिसमें गुप्त साम्राज्य के विस्तार कहाँ कहाँ यह फैला हुआ था उसका साम्राज्य इसके बारे में दिया हुआ है। चंद्रगुप्त द्वितीय, समुद्रगुप्त के बाद कौन आया था? उसका पुत्र चंद्रगुप्त द्वितीय राजगद्दी पर बैठा। चंद्रगुप्त द्वितीय ने लगभग 400 वर्षों से मालवा गुजरात में शासन कर रहे शकों को हराया। तो चंद्रगुप्त द्वितीय ने किसको हराया था? पहले शकों को हराया। शक विजय के उपलक्ष्य में इन्होंने चांदी के सिक्के चलाए तथा विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो अगर ये सवाल आए कि चंद्रगुप्त द्वितीय ने कौन सी उपाधि धारण की थी? विक्रमादित्य। और चंद्रगुप्त प्रथम जो थे उन्होंने कौन सी उपाधि धारण की थी? महाराजा अधिराज। कुमारगुप्त और स्कंदगुप्त। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के बाद क्रमशः कुमारगुप्त व स्कंदगुप्त गद्दी पर बैठे। स्कंदगुप्त के शासन काल में गुप्त साम्राज्य पर हूणों ने आक्रमण कर दिया और हूण जो थे मध्य एशिया की क्रूर एवं बर्बर जाति के लोग थे।
स्कंदगुप्त ने सफलतापूर्वक हुणों को पराजित किया। स्कंदगुप्त के समय सुदर्शन झील, जो कि इसका इन्होंने क्या कराया था, जीर्णोद्धार कराया। स्कंदगुप्त के बाद गुप्त वंश के उत्तराधिकारी शासक हुणों का प्रहार नहीं रोक सके। बुद्धगुप्त के समय ही गुप्त साम्राज्य विघटित होता चला गया और 6ठी शताब्दी के आरंभ में ही गुप्त वंश का क्या हो गया, अंत हो गया। अब हम देखेंगे कि इनके प्रशासन प्रणाली जो थी वो कैसी थी। गुप्त काल में सम्राट शासन का केंद्र होता था और राजा की सहायता के लिए मंत्री परिषद होती थी, जिसके सदस्यों को अमात्य कहा जाता था। गुप्त साम्राज्य प्रांतों में विभाजित था, जिसे हम क्या कहते थे, भुक्ति। प्रांत के प्रमुख को उपरिक कहा जाता था। प्रशासन की सबसे छोटी इकाई ग्राम होती थी। गुप्त काल में राजा के अधिकारियों के नगद वेतन के स्थान पर भूमि दी जाती थी। प्राचीन काल से चली आ रही राजस्व प्रणाली का अनुसरण किया गया। सामान्यतः कुल उपज का 1/6 भाग जो है वह कर के रूप में लिया जाता था। धर्म के बारे में हम देखेंगे कि गुप्त शासक जो थे वे वैष्णव धर्म अनुयायी थे। इन्होंने परम भागवत की उपाधि धारण की। गुप्त शासकों का राज्य के चिन्ह क्या था, गरुड़ था। अब हम देखेंगे गुप्त साम्राज्य की उपलब्धियां। तो क्या क्या उपलब्धियां थी। पहला जो संगीत, गुप्त सम्राट संगीत प्रेमी थे। कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए सम्राट समुद्रगुप्त का चित्र अंकित है। कला के क्षेत्र में स्थापत्य, मूर्तिकला और चित्रकला इस युग की जो थी वह महान देन है। भूमरा नामक स्थान पर शिव मंदिर का चबूतरा और शिवलिंग ही शेष रह गए हैं। गुप्तकालीन मंदिर का सर्वोत्तम उदाहरण देवगढ़ का दशावतार मंदिर है। मूर्तियां हिंदू, वैष्णव, शैव, बौद्ध, जैन आदि सभी धर्मों से संबंधित है। मूर्तियों का निर्माण सफेद बलुआ पत्थरों से हुआ है और गुप्त काल में ही विशेष प्रकार के पत्थर के स्तंभ भी बनाए जाते थे। औरंगाबाद, जो कि महाराष्ट्र में है, के पास अजंता की प्रसिद्ध गुफा, जैसा कि आप लोग पढ़े भी होंगे, वह किसने बनवाया था, गुप्त काल में ही बना था वो। और गुफा की दीवारों पर बुद्ध के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रांकन, जिसे क्या कहा जाता है, भित्ति चित्र, इसका भी जो किया गया था चित्रांकन, ये भी कहाँ, किस काल में किया गया था, गुप्त काल में। इन चित्रों के रंग आज भी लगभग वैसे ही हैं जैसे कि प्रारंभ में थे। अब हम साहित्य के बारे में देखेंगे। गुप्त काल में साहित्य के क्षेत्र में अत्यधिक प्रगति हुई। चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य के दरबार में 9 रत्न थे और इन 9 रत्नों में कालिदास जो थे वह उनमें से सबसे प्रसिद्ध थे। कालिदास की प्रमुख रचनाएं कौन कौन सी थी? अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, कुमार संभवम। इसी काल में शूद्रक ने मृच्छकटिकम तथा विशाखदत्त ने मुद्रा राक्षस नामक प्रसिद्ध नाटक लिखे हैं। इस काल में पुराणों की रचना प्रारंभ हुई तथा विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना भी की गई, जिसमें लिखी गई कहानियां बच्चों को सूझबूझ की जानकारी देती है। रामायण और महाभारत को भी इसी समय अंतिम रूप दिया गया। नेक्स्ट हम देखेंगे विज्ञान। इस काल में विज्ञान के क्षेत्र में विशेष प्रगति हुई। आर्यभट्ट, जिन्होंने यह बताया था कि पृथ्वी गोल है, वह इसी काल में हुआ था। वह सूर्य का चक्कर लगाती है, जिसके बारे में आर्यभट्ट ने बताया था। इनके सम्मान में ही भारत के में प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम आर्यभट्ट रखा गया है। मेहरौली में लौह स्तंभ वैज्ञानिक प्रगति का बेजोड़ नमूना है। वराहमिहिर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य द्वितीय के दरबार के 9 रत्नों में से एक थे। वराहमिहिर प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने क्या कहा था कि कोई शक्ति ऐसी है जो
चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। और आज इसी शक्ति को क्या कहते हैं? गुरुत्वाकर्षण कहते हैं। अब हम देखेंगे कि फाहियान के अनुसार जो गुप्त काल की सामाजिक स्थिति थी वह कैसी थी। विदेशी यात्री फाहियान चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के समय भारत आया था। उसने लिखा है कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य का शासन जो था वह बहुत अच्छा था। इनके समय में प्रजा सुखी और धनी थी। लोग स्वतंत्रता पूर्वक व्यवसाय करते थे। धर्मशालाओं में भोजन करने की समुचित व्यवस्था थी। राज्य में चोरी का नाम नहीं सुना जाता था। देश में शांति थी। राजा और प्रजा एक दूसरे के प्रति आदर और सम्मान का भाव रखते थे। फाहियान ने पाटलिपुत्र में एक विशाल चिकित्सालय देखा। चिकित्सालयों में रोगियों को मुफ्त दवा व भोजन देने की व्यवस्था थी। नगर में अनेक संस्थाएं थी जहां दीन दुखियों की मदद तथा अपाहिजों की सेवा की जाती थी। गुप्त काल के लोग जो थे वो कैसे थे? दानी और दयालु स्वभाव के थे। गुप्त काल में लोग लहसुन, प्याज व शराब का सेवन नहीं करते थे। वे अहिंसक और सत्यवादी थे। इस तरह से हमने देखा कि किस तरह से गुप्त काल में उनके जो वंश थे, समुद्रगुप्त पहले जो थे वो थे श्रीगुप्त, उसके बाद घटोत्कच, उसके बाद चंद्रगुप्त प्रथम, उसके बाद समुद्रगुप्त, उनके बाद आए थे चंद्रगुप्त द्वितीय, उसके बाद कुमारगुप्त, स्कंदगुप्त और लास्ट में जो बुद्धगुप्त आए थे उनके समय में ही गुप्त साम्राज्य का पतन हो चुका था। प्रशासन में भी देखा कि इनकी जो प्रशासन है वह भुक्ति, विषय, विधि और ग्राम चार भागों में विभाजित है। गुप्त काल की उपलब्धियों के बारे में देखा जाए तो संगीत के मामले में भी सम्राट का समुद्रगुप्त की जो चित्र है वह कुछ सिक्कों पर वीणा बजाते हुए अंकित की गई थी। और कला में देखा जाए तो यहाँ पर देवगढ़ का दशावतार मंदिर जो है वह गुप्त कालीन का सर्वोत्तम उदाहरण है। और गुप्त काल में ही विशेष प्रकार के पत्थर बनाए जाते थे, पत्थरों का स्तंभ बनाया जाता था। और जैसे कि हम जानते हैं कि महाराष्ट्र में औरंगाबाद में अजंता की जो गुफाएं हैं वह भी प्रसिद्ध गुफा इन्हीं के काल में बना है। और साहित्य में अगर देखा जाए तो प्रसिद्ध कवि कालिदास ने अपने रचनाएं जो हैं इन्हीं के काल में लिखी थी। शूद्रक ने भी मृच्छकटिकम और विशाख दत्त ने मुद्रा राक्षस और विष्णु शर्मा द्वारा पंचतंत्र की रचना भी इसी काल में की गई थी। और विज्ञान में देखा जाए तो आर्यभट्ट ने जब ये बताया था कि पृथ्वी गोल है और वह सूर्य का चक्कर लगाती है, यह भी इसी काल में हुआ था। वराहमिहिर चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में नवरत्नों में से एक थे और इन्होंने ही ऐसा पहले बार बताया था कि कोई ऐसी शक्ति है जो चीज़ों को जमीन के साथ चिपकाए रखती है। तो इस तरह से हमने आज पाठ 9 को अच्छे से पढ़ लिया है और समझ भी लिया है। फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट को लिख सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके अभ्यास प्रश्न पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए बाय।